आप बैठो। अस्सलाम वालेकुम। देयर वर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स सुबह की, क्योंकि हालत मौसम ठीक नहीं है तो आप ये रीशेड्यूल कराइए। तो वी डिसाइडेड कि रीशेड्यूल नहीं करेंगे, जो पहुंच सकते हैं उनको, उनका एक बार एक लॉट हो जाएगा हमारा। उसके बाद जो नेक्स्ट, क्योंकि हमारा बैच 10th से शुरू हो रहा है तो इस बीच 5 दिन है हमारे पास, तो जो अलग से बच्चे आएंगे उनको हम अलग स्कॉलरशिप के ज़रिए 5 दिन में विल हैंडल दैट। 10th से वी विल स्टार्ट आवर सेशन फॉर 2025-26। देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक तरीके बताऊंगा कि एग्ज़ाम क्या है, इसको टैकल कैसे करना है, और वाई वुड यू कम हेयर। आपका यहाँ स्कॉलरशिप देने का बेसिक मकसद ये है कि आप हमारे साथ जुड़कर ये प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। बेसिक मकसद तो इतना ही है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो मैं आज आपको बताऊँगा, आराम से, जो मैं आज आपको बताऊंगा दैट इज़ व्हाट यू विल गेट फॉर द नेक्स्ट 14 मंथ्स। तो एग्जैक्टली जो वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, कीप इट रिटन, तो अपने दिमाग में डाल दो कि यही चीज़ें होंगी इधर, यही चीज़ हम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं, वही हम रेपिटेशन पर आपको देंगे। लेकिन उसके लिए, उसको वैल्यू करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम है क्या, उसको टैकल कैसे करना है, और क्विंटेसेंस आपकी हेल्प उसमें कैसे कर सकता है। डू नॉट वरी अबाउट कि आपको यहाँ फ़ी भरना पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर हमें आप में सलाहियत दिखी, अब बेसिकली ऐसा सिस्टम है कि स्कॉलरशिप देना आपको, जिसका जो लेवल है दैट इज़ ऑलमोस्ट मीडियम टू डिफ़िकल्ट। ईजी पेपर नहीं है, 20-25 क्वेश्चन होंगे जो ईजी पेपर होते हैं, ईजी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक्चुअल एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल वैसा ही है ये। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि लाइक दाना छोड़ने के लिए ईजी बनाया गया है या ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाया गया है। एक्चुअल पेपर जैसा होता है वैसा ही है। जो करंट की वेटेज है वैसी ही है, जो स्टैटिक की वेटेज है वैसी ही है, जो ज्योग्राफी की वेटेज है वैसी ही डाली है। एक्चुअल एग्ज़ाम है ये आपका। अब जो बेचारा बच्चा है जो पहली बार एक्सपोज हो रहा है इसको, उसको क्या पता है कि पॉलिटी क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर क्या होता है, उसको क्या पता है इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो कैसे स्कॉलरशिप देगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कॉलरशिप आपका पहला एक्सपोजर है, एक एंट्रेंस है आपके लिए हमारे इंस्टीट्यूट में। बट अगर हमें भरोसा हो गया, ये हमने ऑलरेडी पिछले बैचेस में कर रखे हैं, अगर हमें भरोसा हुआ कि आप रेपिटेशन पर हमारे हर क्लास टेस्ट में अच्छा करते हो, वी विल हैंडल द फीस फॉर यू। हमें एबल कैंडिडेट चाहिए जो मेहनत कर रहा है। अगर हमें दिख गया वो, उसको फ़ी का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वो दिखना चाहिए। जस्ट लास्ट बैच में देयर वाज अ गर्ल जिसको बिल्कुल सेम प्रॉब्लम था, स्कॉलरशिप के बाद भी द फीस वाज अराउंड 55,000, वो हैंडल नहीं कर पा रही थी उतना। देन मैंने उनको बोला कि आप, हम 4 टेस्ट लेंगे, क्लास टेस्ट, आप बैठो, आप 4 टेस्ट में स्कोर करो, अगर आपने टॉप 3 में भी आ गए आप मत भरो फीस उसके बाद। तो उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरी, 4 टेस्ट दिए, उसने चारों में टॉप किया। वी डिड नॉट टेक एनी अदर इंस्टॉलमेंट फ्रॉम हर। सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट कि आपको फ़ी कितना भरना है। स्कॉलरशिप इज़ नॉट अबाउट दैट। स्कॉलरशिप इज़ अबाउट गिविंग इंसेंटिव टू द पर्सन जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसको हल्का सा अगर गाइड किया जाए वो हमें सिलेक्शन देकर ला सकता है, वो है। तो आप बिल्कुल ना घबराए कि आपका कितना स्कोर आएगा कितना नहीं आएगा। इसके बाद भी अगर हमें आप पर भरोसा हुआ कि आप कितने एबल कैंडिडेट हैं, हम आपका फ़ीस हैंडल कर लेंगे, ठीक है ना। हमें बस वो स्पार्क दिखना चाहिए आप में। बाकी इसमें सिविल सर्विसेज में चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या केएस की तैयारी कर रहे हैं, अब तो ये सेपरेटली नहीं होता है। 2018 के बाद से दोनों सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, सेम तरीके की तैयारी है। केएस का एग्ज़ाम देने के लिए भी वही चीज़ें करनी है जो यूपीएससी के लिए है। और अगर आप 2022 और 2023 का पेपर देखोगे, केएस की बात कर रहा हूँ, आपको कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा यूपीएससी और जेकेपीएससी में। इनफैक्ट 2023 का पेपर वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जेकेपीएससी। इन द हिस्ट्री ऑफ जेकेपीएससी इट वॉज एज गुड एज यूपीएससी 2.0, इतना डिफिकल्ट पेपर था। तो आप, एक चीज़ तो बहुत अच्छा हुआ है आपके लिए, हमारे टाइम इट वॉज डिफिकल्ट। हमारे टाइम डिफिकल्ट क्या था, हम पढ़ते थे दिल्ली में, वो पढ़ाता है यूपीएससी के हिसाब से, फिर आते थे कश्मीर, यहाँ पर जेकेपीएससी होता था एसएसबी का टाइप का एग्जाम, और हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता था यूपीएससी के लेवल से गिरकर एसएसबी के जैसे एग्जाम देना।
और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते थे फिर केएस का प्रीलिम्स। आपके लिए फ़ायदा ये है कि ये दोनों एग्जाम सिंक्रोनाइज हो चुके हैं, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, कोई फ़र्क नहीं है खास। टेक्नोलॉजी वही सेम का सेम मटेरियल, सेम आपकी स्ट्रैटेजी और सेम आपका प्रोपोर्शन जो क्वेश्चंस का आता है, करंट भी लगभग सेम, कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो ये चीज़ तो आपके लिए अच्छा है कि सिविल्स में आप बैठना चाहते हैं तो केएस या आईएएस दोनों में सेम पैटर्न है। अब जनरली एक चीज़ मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले आप अपने दिमाग में टारगेट बिठा दीजिए कि मुझे एग्ज़ाम देना कब है। अब आप यहाँ आओगे तो बेसिकली हम आपको तैयार करेंगे 25 और 26 के अटेम्प्ट के लिए, 25 और 26 के अटेम्प्ट के लिए, जो 25 में एग्ज़ाम देंगे या जो 26 में एग्ज़ाम देंगे। उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो अंडर ग्रेजुएट है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, उसको तो देना है 4 साल के बाद एग्ज़ाम या 3 साल के बाद एग्ज़ाम, तो वो तो देगा 2028 में एग्ज़ाम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए आइए, आराम से आराम से। उसको तो देना 2028 में एग्ज़ाम, तो वो क्या उसके लिए ये प्रिपरेशन रेलिवेंट है 25-26 की? क्या वो 28 में भी रेलिवेंट है? बिल्कुल रेलिवेंट है। आपको ये भूल ख्याल है बच्चों को कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। इट इज़ नॉट अबाउट करंट अफेयर्स, इट इज़ अबाउट स्टैटिक पोर्शन। अगर जब तक कि आपका स्टैटिक पोर्शन दुरुस्त नहीं है, विच इज़ मोर देन 60% ऑफ योर पेपर इज स्टैटिक, अगर आपका स्टैटिक पोर्शन दुरुस्त नहीं है, करंट आप कितना भी कर लो आप नहीं कर पाओगे। तो जो आपको इस 1 साल में हम जो आपके नोट्स तैयार करवाएंगे वो आपको 2028-2029 तक वैलिड है, रिलेवेंट है। जैसे हमने एक बैच पढ़ाया था, मैंने एक इकोनॉमी पढ़ाया था 2021 के बैच को, आज भी 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे और 2024 में जो है जो आएगा प्रीलिम्स, इट इज़ रिलेवेंट फॉर दिस एग्जाम एज वेल। तो हमने देखा है कि जो करंट के बेसिकली क्वेश्चन होते हैं, जो 1 साल जो करंट के क्वेश्चन आते हैं, पिछले 1 साल में क्या हुआ, वो बहुत कम होते हैं ऐसे सवाल। जैसे पिछले एग्जाम में 10 सवाल थे ऐसे कि जो 1 साल का करंट पूछते हैं। बेसिकली आपका कंटेम्प्रेरी अफेयर्स होता है, कंटेम्प्रेरी अफेयर हो गया पिछले 5 साल का, तो वो है बेसिक मेजर पोर्शन आपके प्रीलिम्स का या फिर आपके मेंस का। एक बार आपके नोट तैयार हो गए, उसमें फिर वो करंट का 1 साल का ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इट इज़ गोइंग टू बी रिलेवेंट फॉर योर 25-26 और द ईयर्स दैट वुड कम आफ्टर दैट। तो पहली बात तो ये मैंने बोल दी कि आप अपना पहले टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे एग्ज़ाम देना कब है। अब हमारा तो टारगेट है 2025-26, उसके हिसाब से हम आपको कराएंगे। अब देखिए, इसमें ये कम टाइम में नहीं होता है। कोई भी आपको पूछेगा, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट आपको बोलेगा अगर आपको एसएसबी टाइप के एग्जाम के लिए बैठना है 5-6 महीने दे दो, आप शायद मत आप क्वालिफाई कर लोगे। केएस और आईएएस जैसी एग्जाम के लिए, केएस में तो चलो बहरहाल कम टाइम भी लगेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए मिनिमम आपको 2 साल का समय लगता है। 2 साल का समय एग्जाम रेडी होने के लिए, ये नहीं कि सिलेबस तो पहले भी कवर हो जाएगा, 14-15 महीनों में सिलेबस कवर हो जाता है पूरा। अगर आप रोज़ाना 6-6, 7-7 घंटे बैठने के लिए तैयार हैं, मैं आपको बताऊंगा कि 15 महीने में कैसे कवर करना है, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल्स। बट फिर 2 साल किसके देने आपको? बिकॉज जब आप सिलेबस कवर कर लेते हो उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ती है, फिर आपको मेंस की आंसर राइटिंग सीखनी पड़ती है, फिर आपको थोड़ा बहुत नोट मेकिंग में सिनॉप्सिस बनाने पड़ते हैं। ये सारा करने में लगभग 2 साल का समय निकल जाता है। उसके बाद आप एग्ज़ाम रेडी हो जाते हो कि मैं जाऊंगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए, प्री से लेकर इंटरव्यू तक तीनों स्टेजेस फेस कर सकता हूं मैं। जब तक ये कॉन्फिडेंस आप में नहीं आएगा कि मैं प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस हैंडल कर सकता हूं, तब तक वो साल आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एग्ज़ाम में जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैं प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों हैंडल कर सकता हूँ, उस साल आपको अटेम्प्ट नहीं देना है। जिस साल आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं तीनों लेवल्स हैंडल कर लूँगा, वही साल आपका अटेम्प्ट होता है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। वो प्री की तैयारी तो करेंगे, प्री क्वालिफाई होगा, मेंस का ना उन्होंने ऑप्शनल पढ़ा है, ना उन्होंने ऐसे करा है, ना उन्होंने एथिक्स पढ़ा है, तो उनका मेंस की तैयारी नहीं होती, वो विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। अगले 4 महीने मेंस का पढ़ेंगे, अब अगले 4 महीने मेंस का पढ़ेंगे तो 4 महीने में तो मेंस होगा नहीं उनका, तो मेंस में फेल हो जाते हैं। मेंस में फेल होने की वजह से अगला प्रीलिम्स उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो गलती से भी आपको उस साल एग्जाम नहीं देना है जिस साल आप सिर्फ प्री के लिए तैयार हो। जब तक कि आप तीनों लेवल्स के लिए तैयार नहीं हो, एग्जाम नहीं देना है तब तक, ठीक है। तो वो चाहे 1 साल के बाद हो, 2 साल के बाद हो या 3 साल के बाद हो। इसमें उम्र है आपको, आप काफ़ी यंग है, ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो 25 के अराउंड आपकी उम्र होगी।
सो आपके पास अच्छा खासा समय है, आप बस 2 साल दे दो इस प्रिपरेशन में और एक गाइडेंस के हिसाब से चलो, जो तरीका आपको बोला जाता है उसके हिसाब से चलो। अगर आप वो कर लोगे यू विल अराइव देयर। पर मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है, अभी हमारे पास लगभग 200 के करीब बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मगर मैं आपको बोलूँगा ओनली 10% ऑफ देम फॉलो व्हाट वी से, ओनली 10% ऑफ देम। विल टेल देम कि स्टडी दिस चैप्टर एंड डू द PYQs, दे विल नॉट डू इट। विल टेल देम कि हमने जो आज पढ़ाया है इसको NCERT से वैल्यू एड करके सिनॉप्सिस तैयार करना, वो फिर भी नहीं करते हैं। एंड देन दे आस्क कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। भाई कैसे सिलेक्शन होगा जब आपने होमवर्क किया ही नहीं, आपका जो सिनॉप्सिस आपको दे रहे हैं वो आप याद नहीं कर रहे, जो हम टेस्ट ले रहे हैं उसमें आप बैठ नहीं रहे, आंसर राइटिंग आप आंसर चेक नहीं करा रहे, आपका कहाँ से सिलेक्शन होगा फिर? यू हैव टू गिव हार्ड आवर्स। आपको रोज़ाना 10-10 घंटे देने हैं, 8-8 घंटे देने हैं, हमारे साथ यहाँ 4-4 घंटे देने हैं। फॉर्चुनेटली हमने आपके लिए ये पहली बार क्विंटेसेंस में हो रहा है, या आप ही के बैच से शुरू होगा। क्विंटेसेंस में क्या, पहली बार कश्मीर में हो रहा है ये जो हमने अब शुरू किया है। ये अब इसलिए शुरू हो रहा है बिकॉज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इसको हम 2 साल पहले शुरू करते। आज हमारे पास अच्छे खासे रिसोर्सेज है कि हम इसको एक ग्रैंड लेवल पे शुरू कर सकते हैं। हमने अब क्या किया है, देखो आपको इस एग्ज़ाम में गलती से भी ये दिमाग में नहीं रखना कि मुझे सिर्फ सिलेबस कवर करना है। सिलेबस का कवरेज अगर आप अच्छे से चाहे तो यूट्यूब से भी कर सकते हो। यूट्यूब पे अब ढेर सारा मटेरियल है। आप जाकर, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो मृणाल पटेल की एक आपको मिलेगी चैनल, यूट्यूब चैनल। आइए आराम से आ जाओ करो बंद, आराम से। मृणाल पटेल की आपको एक यूट्यूब चैनल मिलेगी, उसमें उन्होंने पूरा ज्योग्राफी डाला है। अगर इकोनॉमी पढ़ना है मृणाल पटेल की, उसमें इकोनॉमी भी है, वो भी देख लो आप। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो अनअकैडमी में या फिजिक्स वाला ने पॉलिटी भी डाला है पूरा। तो यूट्यूब पे तो भरपूर मटेरियल है। प्रॉब्लम नहीं है कि सिलेबस कवर कहाँ से होगा, प्रॉब्लम है ये एग्ज़ाम सिर्फ सिलेबस का नहीं है। सिलेबस के साथ साथ आपका जो सेकेंड लेवल है दैट इज़ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 11 सालों के, 2013 से 2023 11 सालों के PYQ करने हैं आपको। और PYQ करते कैसे हैं, आपने टॉपिक पढ़ा उधर ही उसका PYQ करना है, दूसरा टॉपिक पढ़ा उधर ही उसका PYQ करना है, ये पता होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि पहले मैं NCERT पढ़ूंगा पूरी की पूरी, उसके बाद मैं स्पेक्टर पढ़ूंगा पूरी की पूरी, फिर मैं सर के लेक्चर देखूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा PYQ पे। नहीं, आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ा उधर ही उसके PYQ, उधर ही आप चेक करो कि टीचर जो पढ़ा रहा है मेरा PYQ सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा टीचर के पढ़ाने के बाद, फिर तो पढ़ाने का फायदा ही नहीं है फिर। तो वी मेक इट अ पॉइंट कि आपका सिलेबस तो कवर हो लेकिन PYQs पिछले 11 साल के UPSC के कवर हो जाए आपके, ताकि आपको घर पे फर्दर काम करने की जरूरत न पड़े। तो आपका जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उसका PYQ उधर ही डाला जाएगा, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसका मेंस का क्वेश्चन उधर ही डाला जाएगा, ताकि जो हमने पढ़ाया वो रेलेवेंट है या नहीं है आपको उधर ही पता चले कि सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन या नहीं हो रहे। ये बेसिक चीज है, ये आपको आंखें देता है। PYQ आपको इस सिलेबस में आंखें देता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो रेलेवेंट है या नहीं, मुझे जो पढ़ाया जा रहा है वो रेलेवेंट है या नहीं। उसके बाद तीसरा चीज है आंसर राइटिंग का, डेडिकेटेड सेशंस ऑफ आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज अ स्किल जो हर एक के पास नहीं है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स लैक आंसर राइटिंग स्किल्स। उनको नहीं पता, उनको वही पता है कि हमने जो कॉलेज में लिखा, जितना ज़्यादा कंटेनेशन शीट भरेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आते हैं। ये सिस्टम यूपीएससी ऐसा हैंडल नहीं करता है। यूपीएससी एक फ्यूचर ब्यूरोक्रेट को सिलेक्ट करना चाहता है और ब्यूरोक्रेट के पास कंसाइज राइटिंग होती है, वो कम अल्फाज में ज़्यादा बातें करता है। जैसे प्रॉफिट ने एक हदीस है, उनको बोला गया कि आपको बहुत बड़ी नेमत है ऊपर वाले ने दी, तो एक नेमत क्या है? तो उन्होंने बोला मेरी एक नेमत यह है कि मैं कम अल्फाजों में मतलब ज़्यादा बोलता हूँ। तो वही है, आपको कम अल्फाजों में मतलब ज़्यादा दे। जो NCERT है, बेसिकली NCERT इतनी ब्यूटीफुल बुक्स क्यों हैं? वो बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बैठकर 10-12 स्कॉलर्स बैठकर एक इतनी सी छोटी सी किताब लिखते हैं जिसमें भरपूर मतलब है। जैसे मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, तो इकोनॉमी में कोई सेक्शन आप मेरे पास पढ़ोगे, उसमें अगर आप देखोगे पहला ही चैप्टर इकोनॉमी का जो इंट्रोडक्शन है या फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग या मनी एंड बैंकिंग है, उनने लिखा होगा छोटा सा पैरा, लेकिन उसको डिसाइफर करने में आपको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो 2 पेज भर जाएंगे आपके। क्यों? क्योंकि वो कंसाइज राइटिंग है, वो सीखना है आपको। आंसर राइटिंग ऐसा नहीं कि आपको आंसर लिखना है, नहीं, आपको कैसे 500 वर्ड 150 में डालने हैं, ये सीखना है आपको।
इंट्रो कैसे लिखते हैं, बॉडी कैसे लिखते हैं, डायग्राम जहाँ पर बन सकती है वहाँ पर कैसे बनानी है, डायग्राम के कौन कौन सी डायग्राम्स है, अगर आपके पास 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट की कौन सी डायग्राम है, 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट की कौन सी डायग्राम, और GS3 का आंसर GS2 के आंसर से कैसे डिफरेंट है, GS2 का आंसर GS1 के आंसर से कैसे डिफरेंट है, ये निटिग्रिटीज आपको सीखनी पड़ती है। इसमें आपको 3-4 महीने लगेंगे। हमारे पास डेडिकेटेड वीकली आंसर राइटिंग होगा आपका अगले महीने से, जहाँ पर आपको सिखाया जाएगा जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका आंसर लिखना कैसे है, तो आपके भी आंसर चेक कराए जाएंगे, फिर उसमें आपका इवैल्यूएशन होगा। तो मेंस की आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डेडिकेटेड करंट अफेयर के सेशंस, करंट अफेयर्स के सेशंस और न्यूज़पेपर। ये आप कंफ्यूज नहीं होना, करंट अफेयर और न्यूज़पेपर तो एक ही बात है, ये एक ही बात नहीं है। न्यूज़पेपर एक तो आपका इसलिए नहीं पढ़ना होता है कि न्यूज़पेपर मैं इसलिए पढ़ूंगा बिकॉज मुझे करंट की न्यूज़ के नोट्स बनाने हैं और मैं करंट अपने नोट्स तैयार करूंगा फिर वहीं से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको करंट ही जमा करनी है और न्यूज़ ही जमा करने और फैक्ट्स ही जमा करने हैं, उसके लिए आप विजन IAS की मंथली मैगजीन पढ़ो, इनसाइट की मंथली मैगजीन पढ़ो, दृष्टि की मंथली मैगजीन पढ़ो, वहीं से सारा का सारा करंट हो जाता है। अब बच्चे हमें पूछते हैं कि आपकी मैगजीन कब है, हम क्यों मैगजीन बनाए जब विजन इतनी अच्छी मेहनत कर रहा है। तो आप अच्छा सा जो टॉप क्वालिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, हम चाहे कितना भी कोशिश कर ले, आने वाले 5 साल में भी हम विजन की बराबरी नहीं कर सकते मंथली मैगजीन में, बिकॉज मैंने खुद विजन के लोग देखे हैं, उसमें 50 से ज़्यादा लोग हैं जो सिर्फ मैगजीन पे काम करते हैं। अब उतना रिसोर्स तो है नहीं किसी के पास, तो आप बनी बनाई जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है विजन का वो उठा कर लाओ, आपको सारा का सारा मंथ में जो करंट हुआ है वो सब मिल जाएगा आपको। तो न्यूज़पेपर फिर किस लिए पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या इशू है, क्या चल रहा है मामला, या फिर अगर आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में क्या अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बॉटलनेक्स है, लाइव स्टॉक सेक्टर क्यों बर्बाद है, या आप देख सकते हैं इंडिया के इंटरनल इश्यूज क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज क्या है, क्या एक्सटर्नल स्टेट अफेयर्स है हमारा इंडिया का, फॉरेन अफेयर्स कैसा है इंडिया का, ये सारे इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू गैदर फैक्ट्स का गैदरिंग आपको मंथली मैगजीन में पूरा एक ही जगह पर मिलेगा, और वो सिर्फ एक अखबार का नहीं होगा, वो 2-3 अखबार का होता है इंक्लूडिंग PIB, तो उसमें एक्सटेंसिव कवरेज होता है करंट अफेयर का। मगर न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज। तो वी आर मेकिंग इट अ पॉइंट कि आपको इसी में हम रोजाना न्यूज़पेपर यहीं पर कराएं, लेकिन उसकी बात, उसके लिए आपको भरपूर समय हमें देना पड़ेगा। इट शुड नॉट बी लाइक आप 9:30 बजे सुबह आओगे और 3 घंटा आपको क्लास दिया जाएगा, उसके बाद थक कर आप छुट्टी मांगना शुरू करोगे। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ वेरी सीरियस अफेयर। ये कोई टिंगू एग्जाम नहीं है, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। इसके लिए हार्ड वर्क और कमिटमेंट चाहिए, आपकी डेडिकेशन चाहिए। अगर हम आपको 6 घंटा बैठाएंगे, आपको बैठना पड़ेगा, उसमें ये सब तभी कवर हो पाएगा फिर। तो ऐसे ही जैसे हम जैसे अभी मेरा क्लास था सुबह IAS का, मैंने क्लास लिया 3 घंटे का। 3 घंटे में बच्चों ने 2 बार मुझे ब्रेक्स मांगी होंगी कि ब्रेक दे दो। क्यों? क्योंकि सलाहियत नहीं है, सलाहियत है ही नहीं बच्चे में कि वो बैठकर एक जगह 3 घंटा सुनना है, उसको काम करना भी नहीं है, कुछ खुद से नहीं करना है, कुछ सुनना है और लिखना है, इतना ही करना है। इसमें भी बर्दाश्त नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको लंबा खींचना, आपको कम से कम 2 साल देना है, 1.5 साल तो हमारे साथ देना है आपको, फिर 2 साल प्रिपरेशन में देना, और हो सकता है कि आपका पहला अटेम्प्ट फेल हो जाए, आपका 5वें अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। मुदस्सिर था लास्ट अटेम्प्ट में लड़का जिसका क्वालिफाई हुआ, 5वें अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया उसने, 2014 से प्रिपरेशन कर रहा था, आज जाके 2022 में सिलेक्शन हुआ उसका। ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। तो ये फिर ऊपर वाले तक भी होता है कि आपको वो कब उठाएगा और कब आपसे काम लेगा और कहाँ पर आपसे काम लेगा, कहाँ पर आपके रिस्क के दाने होंगे, वहाँ तो पहुँचोगे आप। मगर ये है कि ज़रूरी नहीं है आपका, अगर फुल ऑन स्ट्रैटेजी भी हो तो ज़रूरी नहीं आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें सिर्फ उन्हीं को आना चाहिए जिनका लंबा इरादा है कि वो बैठकर 2 साल कम से कम इसको देंगे, मेहनत करेंगे। नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर से जाएंगे, आप अपनी गलतियों को सुधारोगे। जनरली ऐसा होता है जब बच्चा प्री क्वालिफाई नहीं करता है, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, पहला अटेम्प्ट देंगे, प्री क्वालिफाई नहीं होगा, उसके बाद दे विल बिकम डिसहार्टेंड, फिर 2-3 महीना बैठेंगे, फिर जब नया प्री का नोटिफिकेशन आएगा फिर पढ़ना शुरू करेंगे। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट इज़ नॉट अ क्वालिफायर स्टैंडर्ड। जनरली क्या होता है, द मोमेंट यू फेल इन एन एग्जाम, आप पेपर वापस निकालो, आप देखो कौन सा पोर्शन है जहाँ गलती हुई है मुझसे, वो गलतियाँ सुधारो, उसके लिए एडिशनल किताबें पढ़ो, टीचर के साथ बात करो, वो बताएगा कहाँ से बेहतर करना है। अगर GS के किसी पेपर में कम मार्क्स आए हैं, जैसे पिछली बार GS2 में लोगों के बहुत कम मार्क्स आए,
तो GS2 में टीचर से बात करो कि GS2 में क्या बेहतर कर सकता हूँ मैं, किसी PSIR के किसी ऑप्शनल में, जैसे हुजैफ था 2022 बैच का, रैंक 4 आया वो 2022 में, तो ही केम टू मी बिकॉज 2021 में फेल हुआ था वो, तो ही केम टू मी, सर PSIR में कम मार्क्स आ रहे हैं मुझे। तो फिर वी लुक्ड इनटू हिज आंसर्स, तो लगा हमें कि कहाँ पर बेहतर कर सकते हैं। देन आई गॉट हिम इन टच विद एन IAS ऑफिसर हारिस सुमेर, तो उसने उसको क्योंकि उसका भी PSIR का ऑप्शनल था, उसने उसको हेल्प किया, बोला कि PSIR में कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, कैसे, उसने 5C का कॉन्सेप्ट दिया उसको, तो उसने उसको कॉन्सेप्ट दिया, तो अगली बार उसने मेंस लिखा, रैंक 4 आया वो। वाई? बिकॉज ही वर्कड ऑन हिज मिस्टेक्स एंड ही इम्प्रूव्ड हिज स्ट्रेटजी। सो ऐसा होता है, आप फेल भी हो जाओगे, अगली बार आप टॉप भी कर सकते हो। लुक एट व्हाट हैपेंड विद अनुदीप दुर्शेट्टी। अनुदीप दुर्शेट्टी फेल कंसेक्यूटिवली, हर साल फेल होता गया, डायरेक्ट रैंक 1 बना उसके बाद। तो ये है, ये लोग सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हुई है, गलतियों से सुधारेंगे अपनी और फर्दर आगे जाएंगे। डोंट बी डिसहार्टन्ड, इट्स अ बिग जॉब, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत काम करने का मौका मिलेगा। कश्मीर को इसकी ज़रूरत है। यहाँ के लोग, मुझे ऐसा लगता है, बहुत एबल है, बच्चे बहुत एबल है, बहुत स्मार्ट है, मगर मेहनती नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इधर। मैं अभी यूपी के कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा कराया, यूपी में और बिहार में मैंने देखा है कि वो इतनी मेहनत करते हैं, अगर हम ऐसा कर ले, हम ताज पे बैठेंगे सबके। मगर दिक्कत यह है कि यहाँ पर स्मार्टनेस तो है, बट दे डोंट वांट टू पुट इन द हार्ड हार्ड आवर्स। वो प्रॉब्लम है इधर कश्मीरियों में, और आप में भी होगा, बिकॉज हकीकत में हमारा खून, हमारे DNA में ही है ये चीज़। हम आराम तलब कौम है। अभी बर्फ़ हुई तो नहीं निकलेंगे घर से, अब कौन निकलेगा भाई, अब लंबा रास्ता होगा, ट्रैफिक जैम, भाई करो ना स्ट्रगल। आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? आप 3 घंटा पहले निकलना था आपको, आप लेट क्यों आए? अगर आपका एग्ज़ाम था, यू शुड नॉट कम लेट। मैं बराबर टाइम पे आया, मेरा तो एग्ज़ाम नहीं है, पर आप लेट आ गए, आपका तो एग्ज़ाम है। यही सीरियसनेस दिखाता है इंसान की, यही है क्वालिफायर और नॉन क्वालिफायर की डिफरेंस। तो जब तक आप ज़िंदगी नहीं बदलोगे अपनी, तब तक ये एग्ज़ाम भी आपको, और ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे बेहतरीन इंसान जो होता है, इन अदर वर्ड्स, पढ़ाई में और अपने एथिक्स में, उसी के लिए हम दुआ करते हैं कि ये सिलेक्ट हो जाए बच्चा। वाई? बिकॉज इसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई जॉब नहीं है जिसमें एथिक्स इतना इंपॉर्टेंट है जितना इस जॉब में है। वाई? बिकॉज अल्टीमेटली आपकी पब्लिक डीलिंग है। अगर आप करप्ट ऑफिसर बन गए, आप पुलिस में भी करप्शन करोगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी करप्शन करोगे, आप अकाउंट्स में भी करप्शन करोगे। यहाँ के KS ऑफिसर्स, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के और बाकी डिपार्टमेंट्स के, मैं आपको बता सकता हूँ, दे डोंट हैव अ गुड रेपुटेशन, दे डोंट हैव अ गुड रेपुटेशन, इवन इन द पुलिस दे डोंट हैव अ गुड रेपुटेशन। वी हैव न्यूमरस एग्जाम्पल्स कि कैसे वो सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। तो ये नहीं बनना है। तो इसमें अगर आप कौम की रहनुमाई करना चाहते हो, उसके लिए पहले अपने आप को ठीक करना है, तब जाके कौम खुद ब खुद बदल जाती है। तो इसमें वो मौका मिलेगा आपको। इट्स नॉट जस्ट जॉब, इसको हम सर्विस क्यों बोलते हैं फिर? इट्स अ सिविल सर्विस। आपको पब्लिक सर्वेंट बनना है, उसके लिए सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। उसमें ये होना चाहिए कि मेरा ये जॉब सिर्फ मुझे तनख्वाह नहीं देगा, ये मेरी तनख्वाह तो देगा ही देगा, इसके साथ 10 लोगों की ज़िंदगी अटैच्ड है। अगर मैं तहसीलदार बन गया तो तहसीलदार बनने से कितने लोग अटैच्ड है इसके साथ। तो मुझे बराबर अपना काम ऑनेस्टी के साथ करना है। एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस एग्जाम। बाकी ये स्ट्रैटेजी इज़ नथिंग। मैं आपको गिव मी 5 days, I'll break down this exam for you, and I swear to God you would not require anyone else in the country to make you understand कि एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना है। गिव मी 5 days फॉर दैट। मैं 5 दिन में आपको सारा सिखाऊंगा कि करना क्या है। मगर यह है कि मैं सिर्फ करना क्या है सिखा सकता हूँ, मैं करा नहीं सकता आपको, वो खुद करना है आपको। अगर आपको ये लग रहा है क्विंटेसेंस आने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उस ख्याल से निकल जाओ। ये खुद आपको करना है, क्विंटेसेंस सिलेक्शन नहीं देगा आपको, वो आपको तरीका बोलेगा। करना आपको खुद है, सेल्फ स्टडी ही करना है। डोंट बी इन दिस सिस्टम की नो सर ये करो, वो कराओ, ये कराओ, ये कराओ। आपको जो कराया जा रहा है वो आपको तरीका, मेथड बता रहे हैं। बाकी अगर आप में खुद में सलाहियत नहीं है और आपको स्पून फीडिंग ही करनी है तो फिर इधर नहीं आना। फिर ये आप हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जाओ, वहाँ स्पून फीडिंग नहीं होती है। बच्चे में एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए खुद के, तभी जाके वो दुनिया का बड़ा स्कॉलर बनता है। तो वो होना चाहिए। इनफैक्ट UPSC क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट आपको पेड स्कॉलरशिप पे किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में भेजती है, डायरेक्ट हार्वर्ड, डायरेक्ट ऑक्सफोर्ड, आपको जहाँ भी पढ़ना है। वाई? बिकॉज सलाहियत है उसमें। आज ये कहा जा रहा है कि बच्चे ने अगर UPSC का सिर्फ मेंस ही लिखा है, इंटरव्यू में फेल हो गया, वो मेंस दिया उसने, इंटरव्यू में फेल हो गया, तब भी वो इतना एबल कैंडिडेट है कि इसको किसी और एग्जाम में आप डायरेक्टली एंट्री दे दो।
वाई? बिकॉज उसने मेंस क्वालिफाई किया है। इंटरव्यू में गिर गया तो चलो कोई बात नहीं, मगर मेंस जिसने क्वालिफाई किया वो बंदा, वो तगड़ा बंदा है, वो तगड़ी प्रिपरेशन करके पहुंचा है उधर। तो ये है सिस्टम। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है जिसने यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई किया और वो बर्बाद हो गया। मेरी लाइफ में कोई ऐसी एग्जाम्पल ही नहीं है। मैंने हज़ारों लोगों के साथ में उठता बैठता हूँ जो इस जर्नी में है। मैंने आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं देखा, कोई ऐसी लड़की नहीं देखी जिसने यूपीएससी का मेंस तक लिखा, उसके बाद उसने ज़िंदगी में वो फेल हो गया। आई हैव नॉट सीन एन एग्जाम्पल। दिस प्रिपरेशन विल गिव बैक टू यू। और कैसे बैक वो वापस देगा वो ऊपर वाला जानता है, मगर वापस देता ही। जब हमने प्रिपरेशन किया, मोमिन सर मेरे साथ थे, मैं था, हम दिल्ली गए। मैंने अपने फादर को बोला उस वक्त कि हमें 2.25 लाख का फीस था उधर। तो मैंने उनको बोला आप मुझे 2.25 लाख रुपए दो, आई स्वेयर टू गॉड मैं ज़िंदगी पर आपसे पैसे नहीं मांगूंगा इसके बाद। तो उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ले लो पैसे। तो उन्होंने मुझे साइन करके एक ड्राफ्ट बना के दिया 2.25 लाख का। मैं गया उधर, मैं वापस आया, उसके बाद क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, बट दिस इंडस्ट्री एब्जॉर्ब मी समहाउ, कि उधर से ऑफर, इधर से ऑफर, अब इधर पढ़ा लो, अब उधर पढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो हो गया सिस्टम। एक केएस ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर से 3 गुना ज़्यादा कमाता है टीचर, ठीक है ना। तो वो इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर ली थी, उसको दिखता है कि ये एबल स्टूडेंट है, इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो वो है, एबिलिटी होनी चाहिए आप में, ये सीरियसनेस होनी चाहिए। बाकी ये एग्ज़ाम वापस भी देता है, इसमें ज़रूरी नहीं आप सेलेक्ट ही हो जाओ, उसके आगे भी ज़िंदगी है, उसके आगे भी ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है। एक और स्टूडेंट था हमारा, वॉज आवर सीनियर, ही डिड नॉट क्वालिफाई, यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, राइट नाउ ही इज़ रनिंग अ पॉलिटिकल पार्टी और अच्छा खासा काम कर रहा है, पॉलिटिक्स में घुस गया फिर। तो ये आपको बसीरत देता है, लाइक नॉलेज देता है अक्रॉस ऑल डोमेन्स। आपने क्या पढ़ा होगा अभी तक? एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा या 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे। जैसे वही होता है कि जैसे दिमाग के डॉक्टर को पता नहीं कि घुटने में क्या चल रहा है, वैसे ही आप साइंस स्टूडेंट है, आपको पता ही नहीं कि पॉलिटी में क्या चल रहा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम ही, आर्टिकल्स ही नहीं पता, आपको पार्लियामेंट के लॉज ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं आपके हकूक़ क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपको पता ही नहीं कि ट्रिपल तलाक हो गया तो आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको पता नहीं भी सीएए एनआरसी आ रहा है तो आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ज़िंदगी गुजारने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको हलाल और हराम का डिफरेंस ही नहीं पता, आप पैसा लगा रहे क्रिप्टो करेंसी में, कमा रहे पैसा, पता ही नहीं कि हलाल है हराम है, कुछ सिस्टम ही पता नहीं। फाइनेंशियल सेक्टर पता ही नहीं, किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए, किस में नहीं जाना, म्यूचुअल फंड होता क्या है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ हेज फंड, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज आरबीआई, व्हाट आर लोन्स, व्हाट इज इंटरेस्ट, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कुरान में लिखा है, ऊपर वाला कहता है जो इंसान इंटरेस्ट लेता है, सूद खाता है, वो क़यामत के दिन ऐसे उठेगा जैसे कि एक मजनू उठता है जिसको जिन घुस गया है, ऐसे ही उठेगा वो क़यामत के दिन। क्यों? क्योंकि वो सूद खाता था। और जो सूद नहीं छोड़ेगा वो ले कि वो मेरे से और मेरे नबी से जंग का ऐलान ले वो। तो ये सिस्टम, सूद पता ही नहीं आपको सूद क्या है। एफडी में पैसा, फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा है, क्या वहाँ और सूद पाइन, कितनों का फिक्स डिपॉजिट है क्लास में? लड़कियों का तो गारंटीड होता है, ठीक है ना। बाप ने माँ ने रखा होगा फिक्स डिपॉजिट, खा रहे सूद, उनको पता नहीं। हदीस में है कि 1 रुपये सूद 36 दफ़ा अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। अब ये नॉलेज ही नहीं है। वाई? बिकॉज उसने कॉमर्स पढ़ा है बेचारे उसको, या उसने एमबीए किया होगा, या उसने साइंस पढ़ा होगा, उसने इंजीनियरिंग की होगी, उसको पता नहीं फाइनेंशियल सेक्टर में क्या होता है। ऐसे ही जो फाइनेंशियल सेक्टर का बंदा है उसको पता नहीं टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, डिफेंस में क्या हो रहा है, नैनोटेक में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे क्या इंपैक्ट करेगा आप पर। ये है पूरा सिस्टम, इसमें कंप्लीट पर्सनालिटी है। सिलेबस का, जिंदगी का हर एक डोमेन टच होता है इसमें। मैं आपको बता रहा हूं, सीरियसली आप पढ़ो, दुनिया का कोई, आसमान की छत के नीचे कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आप आधा घंटा बोल ना सको। कोई भी टॉपिक, दुनिया का कोई भी टॉपिक, आसमान की छत के नीचे नहीं, आसमान की छत के ऊपर के टॉपिक्स तक, लाइक ब्लैक होल्स। कुरान में एक वर्स कि जब तारे डूब जाते हैं, मैं तारों के डूबने की जगह की कसम खाता हूं, और अगर तुम समझदार हो तो ये बहुत बड़ी कसम है, अल्लाह ताला कहते हैं। और तारों की डूबने की जगह आज हमें पता है, दीज आर ब्लैक होल्स, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर द डेथ ऑफ अ स्टार। तो ब्लैक होल फॉर्मेशन क्या है, व्हाट आर वर्म होल्स, व्हाट इज स्पेस टाइम डायलेशन, ये सब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रियलिटी, क्वांटम फिजिक्स क्या है, हाउ डू दे डिफाइन रियलिटी, वे डू वी गो आफ्टर दिस, व्हाट इज टाइम। आज बोला जाता है, जैसे हारून याह्या ने कहा था अपनी किताब में, कि हम क्या है, वी आर 3 डायमेंशनल बींग्स। हमारे लिए टाइम क्या है, इट इज़ जस्ट अ डायमेंशन जहाँ पर हम मूवमेंट नहीं कर सकते। वी ऑलवेज मूव फ्रॉम पास्ट टू द फ्यूचर थ्रू द प्रेजेंट। फ्यूचर आएगा, पास्ट हो चुका है, फंसे है प्रेजेंट में। फ्यूचर आएगा, वो है नहीं अभी, वो आएगा। ये सिस्टम था पहले, पर रिलेटिविटी कहती है इट्स नॉट लाइक दैट।
फ्यूचर इज ऑलरेडी हैपेंड। हारून यही अपनी किताब में लिखते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दे ऑल दीज 3 इवेंट्स आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। जिस वक्त आप अपनी माँ के पेट में हो, उसी वक्त आप क्लास में हो, उसी वक्त आप डेथ बेड पर हो। ये तीनों वक्त एक ही वक्त गुजर रहे हैं। और ये सीधे समझ आता है कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिग बैंग का मॉडल है, टाइम यहाँ से शुरू हुआ, बिकॉज बिग बैंग के टाइम वॉज 0, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड करते करते देयर विल बी अ टाइम जब आपका एक बिग क्रंच में दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सारे के सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है जहाँ पर आपका वक्त चल रहा है। आप यहाँ पर फंसे हैं 2024 फरवरी 4 में फंसे हैं आप। फ्यूचर ऑलरेडी सामने है आपके, पास्ट आपका ख़त्म नहीं हुआ, वो भी वहीं पर है। आप यहाँ पर फंसे हो, आपके हिसाब से फ्यूचर आएगा, लेकिन जो ये सारी चीज़ बाहर से देख रहा है उसके लिए ये और ये सारे एक ही टाइम पे हो रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ऊपर वाला क्या है? टाइमलेस क्रीचर है, टाइमलेस बीइंग है। उसको सारी चीज़ें एक साथ दिखती है। उसके लिए टाइम इज जस्ट लाइक ए फिजिकल डिमेंशन। वो दाएं बाएं उधर इधर कुछ भी कर सकते हैं, 5 डायमेंशनल बीइंग्स। तो ये रियलिटी है आपकी। प्री डेस्टिनेशन, फ्री विल, तकदीर का मामला। हम कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा है, तो फिर मुझे क्यों बोल रहा है कि तुमने गलत काम किया? उसने तो लिखा कि तुम्हें गलत काम करना, उसी ने तो जहन्नम में भेजा मुझे। उसने लिखा होगा जहन्नम में, तो तब जहन्नम में जाऊंगा मैं। नहीं लिखता तो शायद मैं भी जन्नत में जाता। बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। प्री डेस्टिनेशन का सिस्टम हैज टू बी अंडरस्टूड थ्रू फ्री विल। मैंने ऐसा तकदीर बनाया है कि मैंने देखा कि तुम क्या करोगे, क्योंकि मैंने देखा, मैंने वही लिखा कि ये ऐसा करेगा, उसको लिखो। ये तो तकदीर में तो लिखा है, पूरी किताब है लोहे महफूज में, यहाँ पर सब कुछ लिखा है शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो चाहता था कि ये होगा, वो इसलिए लिखा क्योंकि उसने देखा कि क्या होगा। तो ये सारी सिस्टम आपको रिलेटिविटी फिजिक्स समझाता है, ये भी पढ़ना है इसमें। तो पूरी कंप्लीट पर्सनालिटी है। लैंग्वेज, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस एज वेल। आपको यूपीएससी के मेंस में एक रीजनल लैंग्वेज भी लिखनी है। तो ये है, बहुत मज़ा है इस प्रिपरेशन में, बहुत मज़ा आएगा। बढ़िया है, इसमें डेडिकेशन चाहिए, 2 साल का समय चाहिए, और इसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू आर ऑन सोशल मीडिया, डोंट थिंक कि मैं सोशल मीडिया पर बराबर एक्टिव रहूँगा और यहाँ से क्वालिफाई कर लूँगा। आपको कुछ टाइम गुमनामी की ज़िंदगी में देना पड़ेगा, कुछ टाइम आपको छुप कर रहना पड़ेगा। कंटिन्यूसली आप सोशल सोसाइटी में भी बराबर हैं और सोशल मीडिया पर भी बराबर है और प्रिपरेशन में भी बराबर है, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें ट्रेड ऑफ है, एक अगर ज़्यादा है दूसरा कम है। तो गेट ऑफ सोशल मीडिया, वो छोड़ दो फिलहाल के लिए। जब कुछ बन जाओगे तब खुद आप देखोगे कि फिर फॉलोवर्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक किस किस ने किया है आप देखोगे भी नहीं, बिकॉज वो टाइम एक आता है जब आपकी मैच्योरिटी उस लेवल तक जाती है, तो सारा दिमाग में है। दिमाग आपका दुरुस्त हो गया तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और ये है, एंड दिस एग्जाम इज़ नॉट योर, इट शुड नॉट बी अ मिशन ऑफ योर लाइफ। डोंट मेक इट अ मिशन ऑफ योर लाइफ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है IAS बनना। ये मकसद ज़िंदगी नहीं है, मकसद कुछ और है, ये तरीका है वो करने का। तो ये इसको मकसद नहीं बनाना। आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के बगैर कुछ नहीं मिलेगा। आप इसको मकसद बनाओगे, ये आपका दिल तोड़ के रखेगा ये। और एक और आयत है कुरान में, ऊपर वाला कहता है जो चाहता है खेती दुनिया की, उसको हम यहीं देंगे, मगर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं उसका। तो ये कैटेगोरिक वर्स है। और जो चाहता है खेती आखिरत की, उसको हम इजाफा करेंगे, उसमें इजाफा करेंगे उसका। तो ये मकसद कुछ और है, ये एक तरीका है। होगा तो ठीक, पूरी मेहनत से 100% देंगे, नहीं होगा इससे बेहतर कुछ करेंगे। बट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप मेहनत करोगे तगड़े तरीके से। ठीक है, एग्जाम आपका ठीक ठाक लेवल का है, अच्छा अटेम्प्ट करना, जल्दी नहीं जाना। ठीक है, जितने आपको परसेंटेज मिलेगा उतना बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद भी मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आपने कंसिस्टेंटली हमें परफॉर्मेंस दी, हम आपका फीस देख लेंगे फिर कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, विल स्टार्ट द टेस्ट।